दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। अभी जो हम केस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केस स्टडी 39 नंबर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस स्टडी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले भी 2 केस स्टडीज़ डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में मैंने फटाफट से समराइज और इफेक्टिव वे में पूरी की पूरी केस स्टडी कवर कर रखी है। तो सबसे पहले जब मैं केस स्टडी 39 स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें आपको बता दूँ ये कौन से चैप्टर से डेल्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा जो है PBTA दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 उससे डेल्ट करता है। और उसके अलावा सेकंड पामला दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 उससे डेल्ट करता है। इन दोनों के ऊपर ये केस स्टडी है और आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत अटपटा सा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं समराइज वे में फटाफट से आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ ये कहता है कि मिस्टर गौतम जो है करता है एक HUF के जिसमें उस HUF में उनकी वाइफ है और 3 बेटे हैं जिनका नाम सुभाष है, गिरीश है और राजेश है। जो हमारा सुभाष है उन्होंने क्या कर रखा है, वो रन करते हैं एक शुगर मिल जो उनके पापा की गौतम की है। ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया जो राजेश है उसको जल्दी पैसे कमाने की वो थी और उसने वो जाके एक मिलता है मोहनलाल से जो एक रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। मोहनलाल क्या करते हैं, वो ना घर वगैरह खरीदते हैं और बेचते हैं, ऑब्वियसली रियल एस्टेट एजेंट है। और वो जो है राजेश से बोलते हैं कि अगर तुझे जल्दी पैसे कमाने हैं तो तुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी, लेकिन ओनर जो होंगे वो कोई और होंगे। तो राजेश क्या करता है, उनकी बातों में आ जाता है और एंटर करता है सेवरल सिमिलर एग्रीमेंट से इन द नेम ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पैरा जो आता है, थर्ड पैरा जो हमसे कहता है वो कहता है इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो राजेश है वो एक होटल अपना जो है एक कंपनी बनाता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो प्राइमरली होटल बिजनेस से रिलेटेड होती है। लेकिन उस होटल बिजनेस में क्या होता है, वो बनाया इसलिए जाता है कि ड्रग्स में वो डील कर पाए। ठीक है, मतलब ड्रग्स में वो डील कर पाए। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, ड्रग्स डीलिंग्स के लिए एक होटल बनाता है और कंपनी जो होती है वो साथ साथ और क्या काम करती है, सारे इलीगल काम करती है। मतलब इलीगल तरीके से पैसा कमाती है, कलेक्ट करती है और उसको रियल बना के निकालती है। मतलब क्या करती है, सारा पैसा यहाँ पर आता है और उसमें लेयरिंग करती है बहुत सारा, मतलब उसको मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट करती है और लास्ट में क्या करती है, उसे ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी मतलब जो रियल मनी है, मतलब क्लीन मनी बना के निकाला जाता है। जैसा हम पामला में पढ़ते हैं कि बार बार लेयरिंग करना, इंटीग्रेशन करना, प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट करा सबसे पहले कि पैसे को इंजेक्ट किया, फिर लेयरिंग करी उसे वेरियस ट्रांजेक्शन में और उसके बाद उसको जो है इंटीग्रेशन किया, मतलब प्लेसमेंट लेयरिंग, उसके बाद उसको लास्ट में एज अ क्लीन मनी निकाल दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में राजेश इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अगला पैराग्राफ हमसे क्या कहता है, अगला पैराग्राफ हमसे कहता है कि कंपनी XYZ लिमिटेड और साथ में क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करती नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट लेती है, सॉरी इन्वेस्टमेंट लेती है बहुत सारे इन्वेस्टर से। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं उसमें और वो लेकिन उस पर्पस के लिए उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करती जिस पर्पस के लिए उसने लिया है। ठीक है, और मेनली क्या करती है, जो शेल कंपनीज होती हैं, जैसे जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे कंपनीज दिख रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। और जबकि डायरेक्टली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं वो करते क्या है, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं उन पैसों से जो इन्वेस्टर से उन्होंने पैसे ले रखे हैं। ठीक है जी, मतलब सारे गलत काम राजेश कर रहा है एक तरीके से। उसके बाद राजेश क्या करता है, कुछ नॉन सोर्सेज से उसने अपनी वाइफ सुगंधा के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी खरीद रखी है जो हमारी नॉन सोर्सेज है, जो लीगल पैसों से खरीदी हुई हैं। ठीक है जी। अब आता है एक मिस्टर महेश जो है ना कंपनी सेक्रेटरी हैं लिस्टेड कंपनी के, किसके, ABC लिमिटेड के। ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और मिस्टर महेश जो है कंपनी सेक्रेटरी हैं उसके। ठीक है जी। अब क्या होता है, मिस्टर महेश क्या करते हैं, गिरीश के फ्रेंड होते हैं। और गिरीश कौन है मैं बता दूं, जब मैंने ऊपर नाम लिया था 3 भाइयों में से एक भाई राजेश था, एक गिरीश था और एक और भाई था, राजेश, गिरीश एंड आई गेस सुभाष। ठीक है, तो 3 भाई थे, उसमें से एक भाई का तो हमने पढ़ लिया चिट्ठा जो भी था राजेश का। अब मैं आपको गिरीश के बारे में बता दूं। गिरीश जो है, महेश जो है, जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है लिस्टेड कंपनी का, वो फ्रेंड है गिरीश का। ठीक है, अब महेश क्या करता है, 5 लाख रुपए का लोन देता है गिरीश को। ठीक है, और वो गिरीश क्या करता है, वो लोन मिस्टर रघु को देता है और रघु कौन है, रघु गिरीश का दोस्त है। ठीक है, अब ये लोन दिया क्यों जाता है, ये लोन दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करी जाए ABC लिमिटेड में, ABC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करी जाए और उससे फायदा क्या होगा, लोग उसमें पैसा लगाएंगे और वो लोग उसमें पैसा लगाएंगे और इन्वेस्टर्स को मतलब जो है एक तरीके से आकर्षित किया जाएगा हायर वैल्यूएशन दिखा के। ठीक है, इसलिए पैसा लगवाया जा रहा है। बिल्कुल जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को पैसा लगवाया जा रहा है। कौन लगवा रहा है, महेश जो कंपनी सेक्रेटरी है ABC लिमिटेड का, वो गिरीश का दोस्त है। गिरीश कौन है, बेटा है गौतम का। ठीक है, जो जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उन 3 भाइयों में से एक भाई। अब गिरीश का एक फ्रेंड है रघु को वो पैसे दे देता है 5 लाख रुपए और बोलता है कि ABC लिमिटेड में पैसा लगा दे। और ABC लिमिटेड में पैसा क्यों लगवाया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो है इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। ठीक है जी, यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है। इसके बाद मिस्टर राघव जो है वो ब्रदर इन लॉ है। किसके ब्रदर इन लॉ है मैं आपको बता दूं, सुभाष कौन है, सुभाष एक बेटा है गौतम का। गौतम के 3 बेटे थे, उसमें से तीसरा बेटा कौन है, सुभाष। ठीक है, अब जो हमारा राघव है ना वो UAE में रहता है। कहाँ रहता है, UAE में रहता है और नॉन रेसिडेंट इंडियन है, NRI है। अच्छा है जी। अब उसको क्या करना है, उसने इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी, मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी 75 लाख रुपीज़ की। और जो प्रॉपर्टी उसने 75 लाख की खरीदी, 40 लाख तो उसने नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से पे किए और बाकी के 10 लाख, अगर मैं आपको बताऊँ 40 लाख
लैक्स तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से पे किया और 10 लैक्स जो है उसने अपने सैलरी अकाउंट से पे किए और बाकी के 25 लैक्स जो है उसने अननोन सोर्सेज से दिए। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, राघव ने और भी चीज़ें कर रखी है। राघव ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर्स में विद द वाइफ के साथ मिलकर अननोन सोर्सेज से, जिसका जो मतलब जिसका उसने टैक्स अथॉरिटीज इन इंडिया को डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि कौन से अकाउंट से उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन द लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में। ठीक है, उसके अलावा राघव ने जो है मुंबई में एक और फ्लैट खरीदा हुआ है विद द जॉइंट नेम ऑफ दिव्या, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से खरीदा हुआ है, मतलब वो क्लीन मनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुभाष जो बेटा था उसकी एक मैरिड डॉटर है मंगला। ठीक है, तो जो यूके में रहती है, कहाँ रहती है, यूके में रहती है। सुभाष ने क्या किया है, 1.5 करोड़ रुपए की एफडी बनाई और वो मंगला के नाम पे लग दी और विदाउट हर नॉलेज, और उसको पता ही नहीं है, मंगला को पता ही नहीं है कि उसके पापा ने जो के उसके नाम पे 1.5 करोड़ की एफडी करवा रखी है। लेटर बाद में जब इंक्वायरी होती है ऑफिशियल्स की तो मंगला जो है वो मना कर देती है, मेरे नाम पे तो मेरे को नहीं पता मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, मंगला ने सीधा मना कर दिया। ठीक है जी, सिंस सारे के सारे बच्चे जो हैं सेटल्ड हैं, ऐसा मिस्टर गौतम को लग रहा है कि उसके बच्चे जो है बहुत भरपूर सेटल्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, तो उसकी और हेल्थ कंडीशंस भी अब ठीक नहीं रहती, तो उसने ये सोचा कि शुगर मिल को अब बेच ही देते हैं, खत्म करते हैं। तो इसने क्या किया, जो हमारे वो थे, क्या नाम है, मोहनलाल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, रियल एस्टेट एजेंट, उनको जो है वो शुगर मिल, उनको बोल दिया कि शुगर मिल हमारी बेचनी है, क्योंकि मोहनलाल जो थे वो रियल एस्टेट एजेंट थे। ठीक है, तो बस यहाँ पर बात खत्म हुई। चलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से पीछे जाके फटाफट से एक बार स्पीड में सुन लीजिएगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समराइज वे में पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया। आओ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द ट्रांजैक्शन ऑफ द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन मुंबई बाय राघव ऑफ 75 लाख इज, मतलब जो 75 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी राघव के द्वारा, जिसमें से 40 लाख जो थे उसने, आपको पता ही हो, 40 लाख उसने नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से दिए थे और 10 लाख जो थे वो उसने सैलरी अकाउंट से दिए थे। लेकिन बाकी का जो 25 लाख था वो उसने ऐसे ही दिए थे, जो हमारा उसने जो 25 लाख थे वो इस प्रकार से दिए थे कि जो अननोन सोर्सेज से दिए, तो ऑब्वियसली बात है जितना भी प्रोपोर्शनेट जो उसने मेहनत की कमाई से दिया था उसे तो बेनामी नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ जो 25 लाख रुपीस उसने उससे दिए थे, जो अननोन सोर्सेज से दिया था, जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ से पैसा आया, उसे बेनामी माना जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट हमसे कहता है, एमसीक्यू हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट बेनामी, कौन सी ट्रांजेक्शन बेनामी नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन सी बेनामी नहीं है। ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर इन द प्रॉपर्टी पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल, ये तो बेनामी है भाई। जब आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां आपको पता चल जाएगा। कोई भी अरेंजमेंट इन बाय राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी मेड इन फिक्शस नेम पे करा है तो भी बेनामी है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय राजेश इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस एंड कंसिडरेशन पेड आउट ऑफ द नॉन लीगल सोर्सेज, अगर कंसिडरेशन नॉन लीगल से, यस, तो ये बेनामी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आपने नॉन लीगल सोर्सेज से पे किया है तो ऑब्वियसली बात है फिर वो बेनामी कैसे हुई। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कौन सी बेनामी नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया सी पॉइंट। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है सुभाष एज अ मैरिड डॉटर मंगला हु इज इन यूके रेसिडेंट, जो यूके की रेसिडेंट है, सुभाष ने इन्वेस्ट किए 1.5 करोड़ रुपए बैंक एफडी में इन द नेम ऑफ मंगला विदाउट हर नॉलेज। लेटर इन द कोर्स ऑफ द इंक्वायरीज बाय ऑफिशियल्स मंगला ने डिनाई कर दी ओनरशिप। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ट्रांजैक्शन इज नॉट बेनामी, अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रांजैक्शन इज बेनामी ट्रांजैक्शन बिकॉज मंगला नॉन रेसिडेंट है, नहीं। ट्रांजैक्शन इज बेनामी ट्रांजैक्शन बिकॉज मंगला डिनाइज द ओनरशिप, क्योंकि उसने ओनरशिप डिनाई कर दी, इसीलिए मंगला जो है क्या है वो ये मंगला ने ओनरशिप डिनाई कर दी, तो इसलिए 1.5 करोड़ की जो एफडी है वो क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है। इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात लिखी हुई है, सारे एमसीक्यू उसी से डेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने स्टेटेड केस इंडल्ज इनटू मूविंग और स्प्रेडिंग द इंजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ओवर द वेरियस ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट अकाउंट्स टू डिस्गाइज द ओरिजिन। व्हाट इज द मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में तो जब मैं पढ़ रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था, लेयरिंग हो रही है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रही है, उसे उसका भेस, उसकी कलर, उसकी क्षमता बदली जा रही है, मतलब जिससे कि कल को ट्रेसेबल ही ना हो, क्योंकि इतनी बार इतनी सारी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कर दो कि पता ही ना चले ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व था, तो उसे क्या बोला जाता है, लेयरिंग बोला जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में से एक स्टेज होता है। उसके बाद व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी अगर होटल बिजनेस की, जो ड्रग्स डीलिंग में, तो आप सबको पता है 3 से 10 साल तक की सजा होती है, जो अगर ड्रग्स डीलिंग में कोई होता है नारकोटिक्स वाला में, तो मिनिमम 3 से 10 साल तक की सजा होती है। वैसे जनरल 3 से 7 साल तक की सजा होती है, मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स, लेकिन ड्रग्स के केस में आपको मैक्सिमम 10 ईयर्स की सजा हो सकती है और मिनिमम 3 ईयर्स की सजा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी डीलिंग इन ट्रांजैक्शन स्टेटेड इन केस स्टडी क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट द प्रोविजंस ऑफ
prohibition of Benami transaction in 1988 need not necessarily apply only to the transaction where the source of fund is unknown or undisclosed and carries in a fictitious name, but also apply to the transactions wherein disclosed funds and real persons are involved. कहता है सिर्फ बेनामी ट्रांजेक्शन्स को तभी माना जाएगा क्या जब रिसोर्सेज अननोन हो या अनडिस्क्लोज्ड हो या फिक्शियस नाम पे हो, क्या या तब भी माना जा सकता है जब हमें सोर्सेज ऑफ इनकम पता हो और पर्सन जो है रियल है। तो आप ये जवाब लिखोगे, यहाँ पर आपको बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 6.6 पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? पेज नंबर 6.6 पे मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एनालाइज करते हुए एग्जाम्पल देना है। वो जो हमारा मंगला वाला एग्जाम्पल था ना, मंगला वाला कि उसकी बेटी के नाम पे, यहाँ पर आपको नाम भी पता है, बंदा भी फिक्शियस नहीं है, यहाँ पे रियल पर्सन भी इन्वॉल्व है और डिस्क्लोज भी है। 1.5 करोड़ रुपए उसने अपनी मेहनत की कमाई से लगाए थे, लेकिन सामने वाले बंदे को पता ही नहीं था और उसने डिनाई कर दी ओनरशिप, तो उस केस में उसे बेनामी बोला जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद अगला केस लॉ क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द राजेश एज बेनामीदार, इफ पेनल्टी टू बी इम्पोज देन व्हाट विल बी द क्वांटम एंड हाउ द अमाउंट ऑफ फाइन विल बी determined under the provisions of the Prohibition of Benami Transaction Act 1988। तो भाई सिंपल सी बात है, पेनल्टी कितनी है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पे? पेज नंबर 6.16 अगर आप खोलोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इसके सेक्शन नंबर 3, जिसमें ये बताई गई है पेनल्टी 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर की, मैक्सिमम 7 ईयर्स की सजा, प्लस मतलब एंड है वहाँ पर, एंड 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? फेयर मार्केट वैल्यू या तो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू अगर आपके पास गिवन होगी तो वो होगी प्रॉपर्टी की, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं गिवन होगी तो उस केस में रूल नंबर 3 जो होगा वो आपका अप्लाई करेगा। तो आपका पेज नंबर अगर मैं बता दूं तो 6.6 है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। सेम इसका यही आंसर आपको लिख के आना है, ठीक है। लास्ट, कैन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग भी अटैच? इफ यस देन स्टेट द प्रोविजंस। यार मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें सेक्शन नंबर मैं आपको बता दूं, सेक्शन नंबर 5 है, और जो जिसमें प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में बोला गया है वो पेज नंबर 4.8 पे है, ठीक है। और जो हमारा एक सेक्शन नंबर 8 है जो हमारा पेज नंबर 4.12 पे है, जहां पर कंफर्म करी जाती है अटैचमेंट किसके द्वारा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो इसके अंदर आप इन दोनों आंसर्स को चेप के लिख देंगे बुक खोल के फटाफट से, ठीक है। दैट्स इट, ये था हमारा दूसरा केस लॉस। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।